आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव बबैन से, जहां पर शेर सिंह बड़सामी को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। शेर सिंह बड़सामी को सिक्कों में तोलकर व शेर सिंह बड़सामी की बेटी कुसुम लता को लड्डुओं में तोलकर स्वागत किया गया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। सपना बड़सामी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। सपना बड़सामी जिंदाबाद, सपना बड़सामी जिंदाबाद। कहीं दूर जाने की क्या बात है। बहुत समझाया कि कोई खाते में 1 रुपया तक नहीं आएगा, लेकिन किसी ने नहीं मानी और मोदी को बना दिया। चलो 5 साल तो दे दिए, मान लिया, परखना भी चाहिए। 5 साल के बाद फिर मोदी को बना दिया, अब 10वां साल फिर चल रहा है। ऐसा क्यों करते हैं? मैं कहती हूँ अगर कोई नहीं काम करता तो कुर्सी से उतार दीजिए उनको। कोई हक नहीं बनता 5 साल के बाद दोबारा किसी की सरकार बनाने का। लेकिन हम लोगों की गलती से हम लोग इतनी गलती करते हैं कि 5 साल के बाद फिर उसको बना देते हैं। हम अपनी सीट के लिए भी कहते हैं कि अगर चौधरी शेर सिंह बड़सामी काम ना करे तो 5 साल परखो तो सही, वोट तो दो चौधरी शेर सिंह बड़सामी को। अगर वो काम नहीं करेगा तो 5 साल के ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि आप सरकार नहीं बदल सकोगे। ये कुंभ का मेला नहीं है कि आप 5 साल बाद सरकार नहीं बदल सकोगे। अगर चौधरी शेर सिंह बड़सामी आपको ठीक लगता है तो दोबारा उसको बनाना, अगर आपको ठीक ना लगे तो आप बिल्कुल भी वोट मत पाना। मैं ये आपको दावे के साथ कहती हूँ। ये गगनदीप बड़सामी जी मेरे बीच में बैठे हैं, ये आने वाले युवा नेता हैं, ये फिर भी हमारे बीच में आते रहेंगे क्योंकि ये दुख सुख के हमारे साथी हैं। मेरे को यह नहीं पता, अपनी बेटी होने के नाते चलो ये मेरे को हार पाला है, मेरा भाई भतीजा जो भी है, मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए आपका 2 हाथ जोड़ के शुक्रिया करती हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आज टाइम आ चुका है। आज टाइम ये है कि क्या पहले पवन सैनी बाहर का कैंडिडेट आके आपसे वोट लेके चला गया, उसके बाद अब नायब सैनी भेज दिया। भाई क्यों बदलती है ये कैंडिडेट? क्योंकि इनमें कमियां हैं। पहले वाली की कमी है, उसको उठा के नारायणगढ़ भेज दिया और नारायणगढ़ से उठा के नायब सैनी को आपके बीच में भेज दिया क्योंकि उसमें कमियां हैं। वहां के लोग जुत्ते मारते हैं। जो नायब सैनी की धर्मपत्नी है वो जिला परिषद का इलेक्शन नहीं जीत पाई और आज वो यहाँ पर आके आप लोगों को बहका रहा है कि वोट दो मेरे को। आप पूछो उनसे भी किस लिए वोट मांगते हो? 10 साल कांग्रेस को दे दिए, 10 साल इसको बीजेपी को दे दिए, तो अब हक किसका बनता है? अब हक बनता है चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी का, क्योंकि आप सबने परख लिया है कि काम करने वाला कौन है। काम करने वाला सुख दुख में साथी चौधरी शेर सिंह बड़सामी है। साथियों 2009 में लाडवा हल्का बना था। पहले हमारा जो हल्का था रदौर के साथ मिलता था, रिजर्व सीट आती थी, रिजर्व में रिजर्व बंदा ही खड़ा हो सकता था। जब 2009 में यह हल्का बना तो हमारा बबैन लाडवा के साथ जुड़ गया। जब लाडवा के साथ जुड़ा रदौर अलग कर दिया गया और 2009 में चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी को यहाँ से विधायक बनाकर भेजा। साथियों बुरी किस्मत हमारी कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के, क्योंकि 3200 जो है जेबीटी टीचर भर्ती किए थे और कांग्रेस ने हुड्डा ने षड्यंत्र रच के 10-10 साल की सजा करवा दी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को और चौधरी शेर सिंह बड़सामी जी को और अभय जी के भाई को। साथियों 10 साल अगर किसी के घर में एक थोड़ा सा पुलिस वाला भी आ जाता है ना तो सारे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं रोला पा के और दिमाग इतना अपसेट हो जाता है भी हाय हमारे घर पुलिस वाला आ गया, हमारा बंदा जेल में चला गया। अगर 6 महीने के लिए चला जाता है तो तब भी पागल हो जाते हैं घर के। जिगरा देखो चौधरी शेर सिंह बड़सामी का 10 साल जेल की सजा काटी, क्या उस घर के ऊपर विपत्ति नहीं आई थी जी? क्या उसके घर ऊपर मुसीबत नहीं आई थी? लेकिन वो कोई चोरी करके नहीं गया था, वो कोई डकैती मार के नहीं गया था, वो किसी का घपला करके नहीं गया था, ना वो घोटाले करके गया था। वो गया था तो लोगों को नौकरी देने की आवाज में गया था साथियों। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज भी कहते हैं कि अगर नौकरी देने के चक्कर में मेरे को जेल होती है ना तो मैं इससे 20 साल और भी काटने को तैयार हूँ, लोगों के काम करूंगा। अब काम की बात आ जाती है। आज तक जो काम हुए हैं
वो चौटाला के राज में हुए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। आज तक जो चौपालें बनी है, बैकवर्ड की बनी है या वाल्मीकि समाज की बनी है या हमारी जो बड़ी है चौपाल, आज जिसमें श्री गुरुद्वारा साहिब जी हमने सजाया हुआ है, महाराज जी का कीर्तन होता है, बहुत अच्छी जगह है। उस चौपाल की नींव और ईंट मैंने अपने हाथों से रखी थी साथियों। इतने काम किए गए थे हमारे राज में। तो मैं तो थोड़ा सा यही बताऊंगी दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव प्रचार आज चरम सीमा पे पहुंच चुका है। प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता लोग जनता जनार्दन के बीच में घूम रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में दलीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन दोस्तों निर्णय आपने लेना है कि कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी आपकी कसौटी पे खरा उतर सकती है। और साथियों, हमारा देश जो है ये प्रजातंत्र प्रणाली का देश है। इस प्रजातंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की वोट में भी बराबर की ताकत है। कोई वोट किसी की छोटी बड़ी नहीं गिनी जाती। दोस्तों, इस प्रजातंत्र के अंदर किसी जमीन जायदाद की गिनती नहीं होती, यहाँ किसी कार कोठी की गिनती नहीं होती, यहाँ किसी कारखाने की गिनती नहीं होती। यहाँ केवल लोगों की गिनती होती है। जिसके साथ लोग हैं, जनता है, वही व्यक्ति मजबूत माना जाता है, वही व्यक्ति ताकतवर माना जाता है। दोस्तों, चाहे कोई व्यक्ति 200 एकड़ का मालिक है, लेकिन जहां तक सवाल है साथियों वोट की ताकत का, जितनी ताकत उस 200 एकड़ के किसान की वोट में है, उतनी ही ताकत उसके खेत के अंदर मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट के अंदर है। और दोस्तों, चाहे कोई बहुत बड़ा कारखाने का मालिक है, लेकिन जहां तक सवाल है वोट की ताकत का, जितनी ताकत उस कारखाने के मालिक की वोट में है, उतनी ही ताकत उसके कारखाने के अंदर मजदूरी करने वाले मजदूरों की वोट के अंदर है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव संपन्न होते हैं। चुनाव के अवसर पे आपको मौका मिलता अपने मन चाहे नुमाइंदे चुनने का और भ्रष्ट नुमाइंदों को विदाई देने का। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 5 वर्ष पूर्व हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए थे। लाडवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मेवा सिंह जी को यहां से विधायक चुन करके भेजा था। आप लोगों ने बहुत सी आशाएं लगाई थी, बहुत से स्वप्न संजोए थे कि मेवा सिंह जी हमारे लिए कुछ काम करेगा। लेकिन दोस्तों, पूरे 5 साल बीत चुके हैं। जिस विधायक के प्रति आप लोगों ने स्वप्न संजोए थे, आशाएं लगाई थी, वो आपकी कसौटी पे खरा उतरने में नाकामयाब रहा है। यह बात शेर सिंह बड़श्यामी नहीं कह रहा, इलाके की जनता कहती है कि वो आपकी कसौटी पे पूरे नहीं उतरे। जो एक विधायक का दायित्व होता है, वो उसको निभाने में भी पूरे नहीं उतरे। दोस्तों, जो भी विधायक के पास जाता है किसी काम के लिए, तो विधायक के सबसे पहले बोल होते हैं कि भाई मेरी तो चलती नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता ने अपनी जिम्मेवारी वोट देकर के उसको चुनाव जिता करके पूरी कर दी। लेकिन चलना या न चलना, ये तो उसकी काबिलियत और बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी चला सकता है या नहीं चला सकता है। और भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति तो दिखाने के लिए बना दो और एक चलाने के लिए बना दो। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही विधायक बनता है, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। आज मेवा सिंह जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा कि वो उस मुद्दे का नाम लेकर के आप लोगों के बीच में वोट मांगने आ सके। न तो उसने 5 साल किसी के बच्चे को नौकरी लगवाई, और न ही क्षेत्र का विकास करवाया, और न ही किसी व्यक्ति की थाने तहसील के अंदर मदद की।
तो दोस्तों आज विधायक पूरी तरह से परेशान है। ना तो वो ये कह सकता कि मैंने आपके बच्चों को नौकरी दिलाई इसलिए मैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूं, और दोस्तों ना वो ये कह सकता कि मैंने आपके हल्के का विकास कराया, पैसा मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ से ला करके दिया है, और ना ही विधायक ये कह सकता कि मैंने आपके थाने तहसील के काम कराए, उनमें मदद की है, इसलिए मेरा वोट का हक बनता है। आज भवैन निवासियों, भैया 2 मिनट मेरे बात बोल लियो भाई, 2 मिनट सुन लो भैया। अरे भैया बात करनी फिर कर लियो, 2 मिनट भाई, 2 मिनट के बाद जितनी मर्जी बहस कर लियो बेटा। तो दोस्तों आज विधायक के पास केवल एक ही मुद्दा बचता है, मुद्दा नहीं बल्कि एक ही बात कहने को बनती है। वो आपके बीच में आकर के कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री आएगा, और हुड्डा ने मेरे को कह रखा है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तेरे कहने से नौकरी लगवाऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने बता दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री आएगा? किसके पत्र में लिखा है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा? कौन सी राजनीतिक गणना ये कहती है कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा? और दोस्तों यदि भी हुड्डा मुख्यमंत्री बन गया, तू ना बनया, फिर हम कहां जाएंगे? और भाई तू बन गया, हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बना, फिर कहां जाएंगे? ये तो मात्र एक बहकावा है। कई तरह की कहावतें समाज के अंदर चलती हैं। एक इस कहावत का भी बड़ा प्रचलन है कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना उड़ाना मुख्यमंत्री बनना, ना मेवे के कहने से किसी ना नौकरी मिलनी। ये तो मात्र दोस्तों एक बहकावा है। और फिर जिस व्यक्ति के नाम पे आपसे वोट मांगने की कोशिश करते हैं विधायक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मुख्यमंत्री वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अमेरिका से नहीं आया, इंग्लैंड से नहीं आया। वो 10 साल तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, और उस 10 साल के दौरान उसकी किस तरह की कार्यशैली रही है, मैं उसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूंगा। और मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि हुड्डा जी की कार्यशैली सुनने के बाद आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है वो मेवा सिंह जी को वोट नहीं देगा। दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निरंतर 10 साल तक सत्ता संभाली, और हमारा इलाका जो है ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, जिसको उत्तरी हरियाणा कह लीजिए, कि यहाँ के एक भी बच्चे को नौकरी देने का काम नहीं किया, कोई भी अधिकारी बनाने का काम नहीं किया। इस सभा के अंदर 36 बरादरी के लोग बैठे हैं। दोस्तों अपने रिश्तेदारों पे टेलीफोन करके पूछ लो, करनाल के लोगों से पूछ लो, कुरुक्षेत्र के, यमुनानगर के, धुर, पंचकुला तक जाके फोन पे बात कर लो कि किसी के भी एक बच्चे को भूपेंद्र हुड्डा ने कोई अधिकारी बनाया हो, कोई ऑफिसर बनाया हो। किसी का बच्चा कोई एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ईटीओ, बीडीओ लगाया हो? कोई नहीं लगाया। और दूसरी तरफ आप रोहतक के अंदर जाकर के किसी भी गांव में पूछ लीजिए, प्रत्येक गांव से आवाज आएगी कि हुड्डा जी के शासनकाल के अंदर हमारे गांव से 4 बच्चे एसडीएम लगे थे, 4 डीएसपी लगे थे, 3 बीडीओ लगे थे, 4 ईटीओ लगे थे, इतने नायब तहसीलदार लगे थे, इतने तहसीलदार लगे थे। हर गांव से 20 से 25 तक ऑफिसर बनाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने अपने जिला के अंदर किया है, और निरंतर हमारे बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करके बेरोजगारी फैलाने का काम दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे साथ किया है। यहां तक के नीतियां भी बदल दी थी भूपेंद्र हुड्डा जी ने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक नीति बनाई थी कि जो भी पुलिस की भर्ती होगी वो जिला स्तर पे की जाएगी। पहली भर्ती जो है वो 300 सिपाहियों की निकली थी, और 300 सिपाहियों के ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रत्येक जिला के अंदर जनसंख्या के आधार पे बांट दिया था कि इस जिले के 300 भर्ती होंगे, इसके 200 होंगे, इसके 100 होंगे, इसके 80 होंगे। उस भर्ती की सारी चयन प्रक्रिया, भाग दौड़, नाप तोल, पेपर वगैरह जिला स्तर पे किए गए थे, और जिस जिला के हिस्से में जितनी नौकरी आई थी
किसी के में 100 आई थी, किसी के में 200 आई थी। वो प्रत्येक जिला से लिए गए थे, उसी जिले के बच्चे लगे थे और निरंतर इस तरह से सारे हरियाणा प्रदेश में बराबर की नौकरी दी गई थी। लेकिन जब दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता की कुर्सी पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले इसी नीति में दोस्तों परिवर्तन करने का काम किया। नई नीति की घोषणा की कि आगे से जो भी नौकरी लगेगी वो जिला स्तर पे नहीं लगेगी, प्रदेश स्तर के ऊपर लगेगी। प्रदेश स्तर के ऊपर ही बच्चों का नाप तोल, भाग दौड़ और इम्तिहान वगैरह प्रदेश स्तर पे किया जाएगा। तो साथियों, हुड्डा जी के समय में भी 3000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का पहला लॉट निकला था और वो भर्ती प्रदेश स्तर पे की गई। सारी भाग दौड़, नाप तोल, सारी प्रक्रिया जो थी वो प्रदेश के स्तर पे हुई। और अंत में दोस्तों जब परिणाम घोषित हुए वो बड़े चौंकाने वाले थे, बड़े अचंभित थे। मैं आपको बताता हूं कि जब परिणाम आए तो रोहतक के हिस्से में कितने पुलिसकर्मी आए? 400 पुलिसकर्मी रोहतक जिला के लगे, 350 सोनीपत के बच्चे लगे और 300 रेवाड़ी के लगे। और कुरुक्षेत्र के हिस्से में कितने बच्चे आए? केवल 26 बच्चे हमारे सिपाही लगाए थे, केवल 26। कहाँ 400 और कहाँ 26। और ये सिलसिला निरंतर एक दिन नहीं 10 साल तक चलता रहा। 10 साल तक हमारे इलाके के अंदर बेरोजगारी फैलाने का यदि कहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ऊपर कोई आदमी नहीं है जिसने इतनी बेकारी बेरोजगारी हमारे जिले में फैलाई। चाहे कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, किसी ने भी इतना सौतेला व्यवहार हमारे बच्चों के साथ दोस्तों नहीं किया। निरंतर बेकारी और बेरोजगारी का काम हुड्डा जी ने किया। और यहाँ तक के जो सरकारी संस्थाएं केंद्र की सरकार ने हरियाणा को दी, वो भी सारी की सारी रोहतक में खोलने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। बबैंड निवासियों, आज के दिन एम्स का अस्पताल सबसे बड़ा माना जाता है। केंद्र की सरकार ने एक एम्स का अस्पताल हरियाणा प्रदेश को दिया, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दोस्तों रोहतक के अंदर खोलने का काम किया। एक कैंसर का हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे प्रदेश का, केंद्र की सरकार ने दिया हॉस्पिटल, उसको भी हुड्डा जी ने रोहतक के अंदर बनाने का काम किया। और इसके साथ ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, वो भी केंद्र की सरकार ने दिया और हुड्डा जी ने उसको भी रोहतक के अंदर दोस्तों जाकर के खोलने का काम किया। यहाँ तक कि डिफेंस की यूनिवर्सिटी एकमात्र एक यूनिवर्सिटी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। आजकल के नौजवान बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जाकर के रोहतक के अंदर खोल दी दोस्तों। स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी मिली, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी भी जाके रोहतक के अंदर खोल दी दोस्तों। रोहतक के अंदर 7 यूनिवर्सिटीज बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। और मैं चुनौती भरे शब्दों में सभा के बीच में बोल के जा रहा हूं कि हुड्डा जी के 10 साल के शासनकाल में एक भी राजकीय विद्यालय या संस्था कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं खुली, एक भी कोई कॉलेज यहाँ नहीं बनाया गया। इससे ज्यादा सौतेला व्यवहार हमारे साथ कौन कर सकता है? और फिर भी उसका नाम लेकर के यदि कोई वोट मांगने के लिए आए तो निश्चित रूप से दोस्तों उसको शर्मिंदा करो, उसको लताड़ो कि अब तक भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई इस इलाके का शोषण करा करके। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो उत्तरी हरियाणा है ये सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला क्षेत्र है। आज भी हम सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा आलू पैदा करते हैं। यदि मैं ये कहूं कि हम सारे हरियाणा का पेट पालने का काम करते हैं दोस्तों, इसमें कोई शंका नहीं हो सकती, हम सारे हरियाणा को रोटी खिलाने का काम करते हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है हमारा कहीं भी खाता तक नहीं खुलता। आज आप जाके देखो इन चारों जिलों के अंदर आपको लहलाती फसलें नजर आएंगी, शहर बाजारों के अंदर रौनक नजर आएगी, लोगों के चेहरे पे खुशहाली नजर आएगी। जाके रोहतक में देखिए आज भी आपको झाड़ झुंड खड़े नजर आएंगे। उससे आगे आप भिवानी हिसार में टप जाइए, रेत के टीले नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों सारी की सारी राजनीति आपको वहां नजर आएगी। इस अंतर को समझना है।
जब तक इस अंतर को नहीं समझोगे, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ोगे, दोस्तों आपको कोई भी कुछ देने वाला नहीं है। इस इलाके के लोग सदैव मांगने वाले रहे हैं, हाथ पसारने वाले रहे हैं, कभी भी देने वाले नहीं बने हैं। दोस्तों, इस अंतर को समझने की जरूरत है और यही मेरी लड़ाई है कि कब तक आप बर्दाश्त करोगे। अब मेरे जाने के बाद इसी गांव से, इसी सभा से कुछ एक लोग आपको फिर बहकाने का काम करेंगे, आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कि शेर सिंह बड़श्यामी भाषण तो बड़ा अच्छा दे गया, अपने नेता की तारीफ कर गया, अपनी तारीफ कर गया और हुड्डा जी की बुराई कर गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य है। उसको सत्यापित करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता के जाता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति जिला के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में जाएं और वहां जाके आरटीआई लगाएं। आरटीआई में पूछें कि हुड्डा जी के 10 साल के शासनकाल के अंदर कुरुक्षेत्र के कितने बच्चों ने नौकरी ज्वाइन करी। वो सारा का सारा हिसाब किताब, सारा ब्यौरा आपको डीसी के कार्यालय से मिल जाएगा। उसको कोई भी झूठा नहीं कह सकता, उसको न्यायालय भी झूठा नहीं कह सकता। यदि दोस्तों वो रिकॉर्ड बोलता है कि कुरुक्षेत्र के बच्चों को बराबर की नौकरी मिली, तो बबैन निवासी बोल देना कि शेर सिंह बड़श्यामी झूठ बोल करके गया है। और यदि वो रिकॉर्ड ये बोले कि कुरुक्षेत्र के बच्चों को हुड्डा जी के शासनकाल में कोई नौकरी नहीं मिली, तो दोस्तों मेरे नाम की भी 2 ताली बजा देना और कह देना कि शेर सिंह बड़श्यामी सच्चा है, कि शेर सिंह बड़श्यामी सच बोल के गया है। और इससे भी बड़ा प्रमाण पत्र यदि आप लोग चाहते हैं तो चंडीगढ़ के अंदर चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में जाए। इस सभा के अंदर पढ़े लिखे लोग, बच्चे बच्चियां बैठी हैं, वो सारा कुछ समझती हैं। चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में जाकर के आरटीआई लगाएं और पूछें कि हुड्डा जी के 10 साल के शासनकाल के अंदर हरियाणा के प्रत्येक जिला में कितना विकास का पैसा दिया गया है। दोस्तों, प्रत्येक जिले के हिसाब किताब का ब्यौरा चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से मिल जाएगा। और यदि कुरुक्षेत्र के मुकाबले रोहतक में 1000 गुना पैसा गया, 1000 गुना, और यदि इससे कम मिला आपको गया हुआ, तो फिर कह देना कि शेर सिंह बड़श्यामी झूठ बोल करके गया था। तो निरंतर हमें लूटने का, कसोटने का जो नेता काम करते रहे हैं, आज भी उनके नाम पे वोट मांगने के लिए आते हैं और यहाँ की जनता सुनती है। मैं कहूँगा कि अधिकार है यहाँ के लोगों को, जो इस तरह के लोगों की बात सुनो, इन्हें लताड़ो आप पूरी तरह से कि आप किस हक से हमारे बीच में वोट मांगने के लिए दोस्तों आए हैं। इन लोगों को यहाँ नहीं बढ़ने देना। इन्होंने हमेशा हमें नीचा दिखाने का काम किया है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी ने भी निरंतर 10 साल तक बेकारी और बेरोजगारी पैदा करने का काम किया है। बच्चे हमारे पास आते थे और कहते थे जी ये डीसी रेट की नौकरी लगा दो। पहले तो हमें भी मालूम नहीं था कि ये डीसी रेट की कौन सी नौकरी है, कहाँ से आई ये नौकरी। धीरे धीरे पता चला कि यह तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है। नौकरी भी क्या है, एक ठेकेदारी प्रथा है कि इतने दिन काम करोगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है। 5-4 साल तक वो बेचारे इस तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी करते हैं, उसके बाद वो ओवर एज हो जाते हैं, पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, उनको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। और हमारे इस देश के अंदर मिलिट्री की नौकरी को बहुत अच्छा समझा जाता था। नौजवानों का झुकाव मिलिट्री की तरफ बढ़ रहा था। इसमें पेंशन भी अच्छी थी, शान शौकत की नौकरी थी, लेकिन इन कमबख्तों ने उस नौकरी को भी घटा करके केवल 4 साल की नौकरी कर दी है। 4 साल नौकरी करने के लिए दोस्तों कौन जाएगा? आप जरा सोचिए कि कौन जाएगा 4 साल की नौकरी करने के लिए। आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हुआ है। मैंने कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप यहाँ से 5 वर्ष तक सांसद भी रहे हैं और 6 महीने से आप मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे ब्यौरा चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर, इस 6 महीने के अंदर कितने बच्चों को रोजगार लाडवा विधानसभा क्षेत्र के दिलाया है। आप अपनी सूची जारी कर दो। मैं भी यहाँ से विधायक रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी रहा हूँ।
और मैं भी अपनी सूची जारी करता हूं कि मैंने कितने बच्चों को यहाँ रोजगार दिलाया है। तो दोस्तों, यदि मेरी सूची बड़ी हो मुख्यमंत्री से तो मेरे को वोट दे देना, और यदि मुख्यमंत्री की सूची बड़ी हो तो उसको दे देना। मैं अपने किए की वोट मांगने के लिए आया हूँ, मैं बहका के वोट मांगने के लिए नहीं आया। मैं अपने कर्तव्य के, अपने करे हुए काम की वोट मांगने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आज मेरी पुत्र वधू सपना बड़श्यामी चुनाव मैदान में आपके बीच में है। चुनाव तो मैंने लड़ना था, लेकिन कई ऐसी कमियां आ उठी कि जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ सका। आज सपना बड़श्यामी आपके बीच में है, और जब आप सपना बड़श्यामी को विधायक बनाओगे, बबैन निवासियों, एक नहीं बल्कि 2 विधायक बनेंगे, 2। आप सोचते होंगे कि 2 कैसे बनेंगे। सपना बड़श्यामी विधानसभा के अंदर जाकर के आपकी आवाज उठाएगी, काम कराएगी, और शेर सिंह बड़श्यामी कुरुक्षेत्र के अंदर बैठ करके एक विधायक से भी ज्यादा काम आपके करवाएगा। तो दोस्तों, आपको 2 विधायक मिलने जा रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप निश्चित रूप से सपना बड़श्यामी जी को जिताने का काम करेंगे और मेरे को ताकत देने का काम करेंगे, क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूं। और बबैन निवासियों, जब सपना बड़श्यामी यहाँ से चुनाव जीतेगी तो निश्चित रूप से शेर सिंह बड़श्यामी को भी राजनीतिक ताकत मिलेगी और मेरा राजनीतिक कद बढ़ेगा। तो बबैन निवासियों, सपना के जीतने के बाद अपने मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, कार पे पीछे बड़श्यामी लिख लेना, सारे हरियाणा में घूमते फिरना। कोई पुलिस का आदमी आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। और एक गलती मत कर देना कि कभी भूल में मेवा सिंह लिख लो, कोई नीलो खड़ी जगह नहीं जान दे। चाहे कली लिखा देख लो, चाहे कली हो तजर्बा कर लो, तुमने कोई नीलो खड़ी जगह जान दे, लिखा देख लो। तो भाई दोस्तों, हमारी पार्टी ने कुछ एक घोषणाएं भी की हैं, जैसे पहले 1970 में चौधरी देवीलाल जी ने की थी। अब हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि बुढ़ापा पेंशन में सत्ता प्राप्ति पे हम 7,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे। और उसमें हमने पहले वो 60 साल के महिला और पुरुष को मिलती थी, अब हमने उसकी आयु सीमा भी घटा करके 58 वर्ष कर दी है कि कोई भी 58 वर्ष का महिला पुरुष हो जाएगा तो वो पेंशन लेने का पात्र है, वो पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है। और दोस्तों, आपके बीच में कई राजनीतिक दल आके कहते हैं कि हमें सत्ता की चाबी सौंप दो, हम आपका गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपये घटाने का काम करेंगे। दूसरा राजनीतिक दल आएगा, वो कहता है कि हम गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपये घटाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, हमने निर्णय लिया है, हमने ये कीमत वाला खूंटा ही पाड़ दिया कि कोई भी कीमत नहीं ली जाएगी। अपनी माताओं को, बहनों को गैस सिलेंडर पूरी तरह से फ्री में दिया जाएगा, जिसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। और प्रत्येक गृहिणी को 1200 रुपये महीना रसोई का खर्चा देने का काम करेंगे, जैसे दिल्ली के अंदर दोस्तों दिया जा रहा है। और जो हमारे नौजवान बच्चे इस बार बीजेपी सरकार ने बेकार पैदा कर दिए हैं, हम उनको 21,000 रुपये बेरोजगारी का भत्ता देने का भी काम करेंगे। और आज की जो मौजूदा सरकार है, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लाट देने का ढंडोरा पीट रही है। हम जो ये प्लाट देंगे, खाली प्लाट नहीं देंगे, इनके ऊपर मकानों का निर्माण करवा के 100-100 गज के प्लाट देने का काम करेंगे। और एक निर्णय हमने और लिया जो आज तक किसी भी राजनीतिक दल की समझ से बाहर का विषय है। हमने निर्णय लिया कि गांव के अंदर बड़ी भीड़ हो चुकी है, लाल डोरा के अंदर मकानों की तंगी है, और लाल डोरा से बाहर भी गांव के अंदर भी जमीनें महंगी हो चुकी है, मकान बनाने में कठिनाई आती है। और कई लोग गांव के बजाय शहर में जाके मकान बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बेचारे बहुत महंगे पड़ते हैं उनको मकान। हमने निर्णय लिया कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर हम 20-20 नए गांव बसाएंगे, वहां पे जमीन एक्वायर करेंगे, उसमें हम 100 गज के, 200 गज के, 500 गज के प्लाट काटेंगे। वहाँ पे हम अस्पताल का भी इंतजाम करेंगे, स्कूल का भी इंतजाम करेंगे, पढ़ाई का भी सारा इंतजाम करेंगे, बच्चों की खेल कूद के लिए भी इंतजाम करेंगे, और वहाँ पे पार्क बनाने का भी काम करेंगे। और हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि आज तक बेचारी महिलाएं कहीं कहीं किसी मंदिर में बैठेंगी, कहीं जाएंगी, इनके लिए पूजा करने का कोई स्थान नहीं है।
हमने घोषणा की है कि सत्ता में आने के बाद प्रत्येक गांव के अंदर सत्संग भवन का निर्माण किया जाएगा। कोई भी महिला जा करके वहाँ पे सत्संग कर सकती है, किसी भी धर्म से संबंधित हो, उस पर कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। तो साथियों, आप लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पहुँच करके मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से महिलाओं से जो बेचारी अपने चूल्हे चौके का काम छोड़ करके मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति की बात सुनने के लिए आई और इतना समय दिया, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद साथियों।